Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज बच्चों हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं लिगेंड्स की। ठीक है, लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेके आएंगे कि जो लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इसके साथ जो इंटरेक्शन है बेटा किसका, लिगेंड का। ध्यान दो, लिगेंड का इंटरेक्शन सेंट्रल मेटल एटम के साथ या फिर सेंट्रल मेटल एटम का इंटरेक्शन लिगेंड के साथ है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो इस तरीके से बनाया है। तो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो एक ऐसा इंटरेक्शन शो करते हैं जहाँ पे लिगेंड्स भी डोनर होता है और लिगेंड एक्सेप्टर भी है। उसी तरीके सेंट्रल मेटल एटम आपका डोनर भी होगा और आपका एक्सेप्टर होगा। तो मैं यहाँ पे इसके बारे में बात करूँगा कि जनरली हम लोग जो स्टडी करते हैं वहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है बच्चों, एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे उसमें सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्टर की तरीके से भी वर्क करेगा और डोनर की भी तरीके से वर्क करेगा। एज वेल एज आपका जो लिगेंड है वो भी बच्चों एक्सेप्टर के तरीके से वर्क करेगा एंड डोनर के तरीके से भी वर्क करेगा। ध्यान देना। तो जब हम बात करते हैं हमारे जो कुछ इस टाइप की लिगेंड्स हैं, जैसे हम जनरल जो स्टडीज अभी तक हम लोगों ने करी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो वहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम सपोज Mn+, इसकी तरफ आपका यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का या नेगेटिव चार्ज का फ्रॉम द लिगेंड्स, तो यहाँ से आपका डोनर कौन सा है, तो डोनर तो आपका लिगेंड है। और यहाँ से ये जो आपका सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, ये आपका यहाँ पे कैसा, एक्सेप्टर। ठीक है, जनरल केस हम लोग इसके बारे में उसके ऊपर स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डोनर और जो एक्सेप्टर है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन या फिर आपका लिगेंड दोनों तरीके से एक्ट करेगा। तो देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपके जो क्लासिफिकेशंस होंगे इस थ्योरीज को लेके, उसमें फर्स्ट आपका जो लिगेंड्स कैटेगरी होगी उसको हम बोलते हैं सिंपल लिगेंड। सिंपल लिगेंड, इसको हम सिंपल लिगेंड बोलते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल या नॉर्मल लिगेंड भी बोल सकते हैं। और इसके बाद इसको हम क्लासिकल लिगेंड्स भी हम इसको बोल सकते हैं। सिंपल लिगेंड, नॉर्मल या फिर हमारे क्लासिकल लिगेंड्स, वो सब एक ही आपकी डेफिनेशन है। अभी जो सिंपल, नॉर्मल, क्लासिकल लिगेंड्स हैं, इन लिगेंड्स के अंदर आपका बेसिकली जो बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, जो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। ठीक है, ये हम बात करते हैं डेटिव बॉन्ड की। कोऑर्डिनेशन को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और डेटिव बॉन्ड को हम करेंगे रिप्रेजेंट सिग्मा से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने भी लिगेंड्स को हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टडी किया है, वहाँ पे डोनर साइड आपका लिगेंड था और जो एक्सेप्टर साइड था वो था आपका सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि ये जो सिंपल लिगेंड है, नॉर्मल लिगेंड है, क्लासिकल लिगेंड्स हैं, दीज लिगेंड्स और ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा डोनर लिगेंड। तो सिग्मा डोनर लिगेंड के नाम से भी इसे हम कॉल करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका अमोनिया हो गया NH3, जिससे आपका वाटर हो गया, जैसे आपका हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे आपका फ्लोराइड हो गया। ठीक है, ETC, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके जो भी लिगेंड्स यहाँ लिखे हैं मैंने, ये सब के सब सिंपल लिगेंड कैटेगरी में आते हैं, नॉर्मल लिगेंड कैटेगरी में या फिर क्लासिकल लिगेंड हम बोल सकते हैं। जिसको आपको ध्यान से क्लियर रखना कि यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड डेवलप होगा वहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है वो सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जहाँ पे लिगेंड्स डोनर की तरीके से हमेशा वर्क करेगा, ऑलवेज। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम सेकेंड कैटेगरी की बात कर रहे हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड।
नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कैटेगरी दिखाई देती है ना। उस कैटेगरी को थोड़ा सा हम स्पेसिफाई यहीं पे कर देते हैं। देखो, ये जो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं ये सिग्मा एंड पाई, डोनर एंड एक्सेप्टर। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिग्मा एंड पाई, डोनर एंड एक्सेप्टर, जिसमें से सिग्मा भी आपका डोनर हो सकता है, पाई भी आपका डोनर हो सकता है, पाई एक्सेप्टर होगा एंड पाई एक्सेप्टर। तो इसकी दो को जो कैटेगरी है उसको मैं थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ। ये भी आपके दो पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो जहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी देखने को मिलती है सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर, ये पूरा एक ही है, ठीक है। सिग्मा का डोनेशन होगा और पाई का एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। और इसकी सेकंड कैटेगरी की बात कर रहे हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड को लेके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है पाई डोनर्स और इसी के साथ आपका आएगा पाई एक्सेप्टर्स, ठीक है। तो देखो, पहली कैटेगरी मैंने डिस्कस की थी सिग्मा डोनर को लेके, ठीक है, क्लासिकल लिगेंड्स में। और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के अंदर आपको ध्यान देना है कि सिग्मा आपका डोनेट किया जाएगा फर्स्ट केस में और पाई एक्सेप्ट किया जाएगा नेक्स्ट में। भाई इस तरीके से कुछ लिगेंड्स होंगे। यहाँ पे कुछ लिगेंड्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से लिगेंड हैं जो सिग्मा का डोनेशन करते हैं लेकिन पाई को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे करते हैं डिस्कस करेंगे। सेकेंड कैटेगरी में आपका आता है पाई का डोनेशन और पाई का ही एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस तो आपका पाई का दोनों साइड में ही है नॉन क्लासिकल के अंदर जो सब कैटेगरी है, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी में सिग्मा का डोनर है, नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आपका पाई का डोनर है, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि बच्चों हमारी जो पीरियोडिक टेबल थी, तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट आई थी एक तो हाइड्रोजन था और लास्ट में आपका हीलियम था। तो आपको पता है फर्स्ट पीरियड के अंदर तो आपको यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स नहीं मिलते हैं। डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? एब्सेंट। इसी तरीके से हम बात करी थी सेकेंड पीरियड को लेके, तो सेकेंड पीरियड के अंदर आपको मिलता है जैसे बच्चों यहाँ से लिथियम मिलेगा, नेक्स्ट आपको मिलेगा बेरिलियम मिलेगा, नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाते हैं किधर पी ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ से आपको फिर बोरॉन मिलता है, कार्बन मिलता है, एंड सो ऑन अप टू नियोन तक, ठीक है। तो आपको पता है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास भी डी ऑर्बिटल कैसा होता है? एब्सेंट होता है, इसके पास भी प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जब हम मूव करते हैं थर्ड पीरियड के अंदर, तो थर्ड पीरियड के अंदर आपके जो डी ऑर्बिटल्स मिलते हैं, बट वो कैसे होते हैं बच्चों? वेकेंट। डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? वेकेंट। लेकिन फोर्थ पीरियड की अगर आपको मैं बताऊं तो फोर्थ पीरियड में मैंने बोला था कि 3D सीरीज आपको डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तभी आपके जो एलिमेंट है वो एक डी ब्लॉक को क्रिएट करते हैं, डी ब्लॉक से बिलोंग करने लगते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं, उससे हम समझेंगे इसको। मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्लासिकल लिगेंड्स को थोड़ा हम थियोरेटिकली देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जैसे सपोज ले लेते हैं कि हमारे पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज बेटा ऑक्सीजन, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 8 होगा, ठीक। और ज़रा मैं इससे कन्फ्यूरेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो ये जो हम बात कर रहे हैं 1s2, ये तो K सेल को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड पीरियड में आपको ये जा रहा है तो L सेल को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे K और L सेल में इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, बट यहाँ पे कहीं आपको D नहीं दिख रहे हैं। तो D कैसा है? यहाँ पे आपका एब्सेंट है, ठीक है। D अगर एब्सेंट है तो फिर यहाँ पे आपके जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी मतलब ये आपके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो फिर यही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं ले सकते हैं, तो इसकी डोनेशन कैटेगरी आपकी बन जाती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्लासिकल लिगेंड्स के लिए, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं, ठीक है। दीज लिगेंड्स डोनेट ए लोन पेयर, donates a lone pair of electrons to the
सेंट्रल मेटल एटम। हम बेटा बात कर रहे हैं क्लासिकल लिगेंड को लेकर, जो फर्स्ट कैटेगरी थी क्लासिकल लिगेंड, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सिग्मा डोनर्स की, ठीक है, सिग्मा डोनर्स की। तो लिगेंड्स जब, देखो ध्यान दो, मैं इसको थोड़ा रिपीट करता हूँ नीचे, कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एलिमेंट लाइक दिस, जिसके पास आपका पॉजिटिव चार्ज या अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, है ना। तो जिस केस में क्या करेगा कि जो सामने का लिगेंड है ये अपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैंने लिखा है, these ligands donates a lone pair of electrons to the central metal atom। तो जो ligands है उसके पास जो प्रेजेंट आपके जो लोन पेयर्स हैं वो मूव करेंगे बच्चों, वो ट्रांसफर होने की तरफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन की तरफ। तो फिर उसी की हम बात करें क्लासिकल लिगेंड्स और सिग्मा, तो ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड डीटी बॉन्ड बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिग्मा डोनर, ठीक है। इसके बाद में स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट लेने वाला हूँ, ध्यान देना। सेकंड स्टेटमेंट पे हम लिख सकते हैं, सो दीज लिगेंड्स, जिसको हम लोग लिविस बेस भी बोल सकते हैं, सो दीज लिगेंड्स आर कॉल्ड सिग्मा डोनर ओनली, सिग्मा डोनर ओनली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि जैसे मैंने लिया था आपका अमोनिया, ध्यान दो, जैसे मैंने अमोनिया लिया था तो आपको पता है कि अमोनिया के पास आपके डी ऑर्बिटल्स तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो फिर ये एक्सेप्टर नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, ये क्या डोनर ही आपका हो सकता है। ये बात क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये आपके एक डोनर साइड्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपका नेक्स्ट था वाटर मॉलिक्यूल्स, ध्यान दो, तो ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं, तो ऑक्सीजन आपको पता है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास भी डी ऑर्बिटल्स कैसा होगा बच्चों, अब्सेंट। जब डी ऑर्बिटल इसके पास अब्सेंट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सेप्टर तो नहीं हो सकते हैं, तो बेटा जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है वो आपके रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये डोनेट ही कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो समझ में आ रहा है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो फिर इनके जो लोन पेयर्स है वो डोनेट हो जाएंगे, और डोनेट किस तरफ होंगे, जहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे वो आपके पास है बेटा सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो जब डी ऑर्बिटल बेटा यहाँ पे अब्सेंट है तो बिल्कुल भी एक्सेप्टर्स नहीं हो सकते हैं, तो लिखा है मैंने, तो सिग्मा डोनर ओनली। तो ये अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं सिग्मा डोनर ओनली। अब हम बात करेंगे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की थ्योरीज के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, तो सेकेंड कैटेगरी को हम ले लेते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, देखो क्लासिकल लिगेंड का रीजन समझ में आपको आया, इसी तरीके से हम बात करें नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड में क्या हो रहा था, डोनर भी था एक्सेप्टर भी था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉन क्लासिकल लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स हैं जो आपके डोनर भी हैं एज वेल एज बच्चों ये एक्सेप्टर्स भी हैं, एज वेल एज एक्सेप्टर्स, ठीक है। तो डोनेट भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, दोनों का हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ से बन जाते हैं आपकी जेई एडवांस के अंदर, ध्यान देना। और कभी कभी मेंस के अंदर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनके ऊपर मैं कुछ स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताऊंगा, आपको समझना है। देखो ध्यान देना सभी को। फर्स्ट स्टेटमेंट, दीज ligands are also known as पाई एसिड। इनको हम लोग पाई एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इनको हम लोग को यहाँ पे पाई का फॉर्मेशन है, या फिर इसको आप ऐसे करके लिख दो यहाँ पे और करके, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। मतलब आपको पता चल रहा है कि एक्सेप्टेंस के बारे में बात करी जा रही है, तो जहाँ पे आप पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और पाई के बारे में आपको पता है क्लियर कि पाई बॉन्ड बच्चों कब फॉर्म होते हैं, जब आपका साइड वाइज, ध्यान दो बच्चों, जब आपका साइड वाइज कोलाइजन होता है, ठीक है। ऑर्बिटल्स के बीच में जब बच्चों साइड वाइज कोलाइजन होगा तो उस केस में आपका बनता है पाई बॉन्ड। और सिग्मा कब बनता है, जब हेड टू हेड कोलाइजन होता है ऑर्बिटल्स के बीच में। जैसे एग्जांपल देख लो कि यहाँ पे बच्चों सपोज आपका ये पी ऑर्बिटल हम ले लेते हैं इस तरीके से, तो ये जो आपकी ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है, ये ओवरलैपिंग होगी, ये जो कोलाइजन होगा ये ओवरलैपिंग होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड का बनना बिल्कुल फिक्स है।
सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी देखते हैं ना। तो नेक्स्ट हम पी इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखो आपका यहाँ पे एक पी इधर से आ रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझा देता हूँ, ध्यान दो। वैसे आप लोगों को पता होगा, यहाँ से एक तो बच्चों पी आपका ये है और एक पी ये है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना फॉर द कोलाइजन। तो इसमें से एक ये पी हो गया, एक इधर से पी हो गया, तो ये आपका हेड टू हेड कोलाइजन है। तो यहाँ से जो फॉर्म होगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और जब कोलेजेंस की परसेंटेज की बात करते हैं, एक्सटेंट की बात करते हैं, तो सिग्मा में जो फॉर्म हो रहा है, तो इस केस में जो कोलाइजेंस होता है, जो आपका जो इंटरेक्शन होता है ऑर्बिटल्स के बीच में, वो आपका मैक्सिमम एक्सटेंट के अंदर होता है, जिसकी वजह से सिग्मा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैटेगरी में आपका डिफाइन किया जाता है। और पाई बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बच्चों एज कम्पेयर टू सिग्मा कैसी होती है, लेस, जिसकी वजह से ये आता है बच्चों वीक बॉन्ड कैटेगरी में। हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, मैंने डिस्कस भी किया, दीज लिगेंड्स आर ऑल्सो नोन एज पाई एसिड्स। पाई एसिड्स को डिफाइन करने के लिए मैंने बताया है पाई एक्सेप्टर्स लिगेंड, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को लेके, ठीक है। एज एज दे not only donate the lone pair, donate the lone pair of electrons, but accept the electrons from central metal atom या ion to their vacant orbital, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा कम है, आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करके समझा देता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि ठीक है, हमारे पास जो लिगेंड्स हैं, वो लिगेंड एक्चुअली में पहले तो इन्होंने डोनेशन कर दिया, बट एक्सेप्टेंस करने के लिए भी लिगेंड्स के पास वेकेंट घर होना चाहिए। आप सिंपल सी बात ये सोचो, आपने किसी को कुछ डोनेशन किया, उसको रिक्वायरमेंट है, उसके पास खाली घर है, तो आप दोगे तो आराम से वो ले लेगा, ठीक है। लेकिन जब वो डोनेट कर रहा है लेने वाला, तो उस समय जब वो डोनेट करेगा तो आपके पास भी खाली घर होना चाहिए ना, तो वही सीन है। तो उसी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, एज दे नॉट ओनली डोनेट दी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो लिगेंड्स हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को मतलब देते हैं, देने के साथ साथ वो फिर एक्सेप्ट भी करते हैं। अब वो एक्सेप्ट करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट घर होना चाहिए। तो सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड की तरफ भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपका लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम की तरफ भी होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सिग्मा का डोनर हो रहा है और पाई का आपका एक्सेप्टर हो रहा है। डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी हमारे कंपाउंड फॉर्म होंगे उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके करेक्टर्स टाइप्स क्या हैं। तो जो भी हम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बेसिकली क्लासिफाइड, उनके जो टाइप्स हैं बेटा वो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स में से जो हम बात करते हैं, जो क्लासिफिकेशन, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड, जो बॉन्ड उनमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेटल के साथ आपका जो अदर एलिमेंट्स या जो स्पीसीज या जो आयन होगा उसके बीच में जो बॉन्ड है, तो बॉन्ड की प्रॉपर्टी कैसी है, बॉन्ड क्या आयोनिक है या कॉम्प्लेक्स है, या फिर आपका यहाँ पे आयोनिक प्लस कोवैलेंट दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो ध्यान दो, अगर आपका पूरी तरीके से 100% आयोनिक हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे कोवैलेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। आयोनिक का मतलब क्या है, ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर। कोवैलेंट का मतलब क्या है, शेयरिंग। क्या सिर्फ शेयरिंग करके फॉर्म हो रहा है, या पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके फॉर्म हो रहा है, या फिर बच्चों 50% आपका ट्रांसफर हो रहा है, 50% आपका यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो 50% आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 50% शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर वहाँ पे आपको मिलता है बेटा, वहाँ पे आपको मिल जाता है कोवैलेंट, हमें जिसमें हम बेटा ये बोलते हैं कोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, आयोनिक कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, जिसका बेसिक एग्जांपल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर से लिखा है बेटा आयोनिक ऑर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड, सेकेंड इज कोवैलेंट ऑर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आयोनिक के बारे में बताऊं तो आयोनिक के अंदर बेटा आयंस आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पूरी तरीके से हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो आपको मैंने बोलता है एम और सी का मतलब बेटा यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान दो, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है सी।
तो आपका जब आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो आयंस की प्रॉपर्टी दिख रही है, कंप्लीट ट्रांसफर दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे दिखेगा कौन सा फोर्स आपका, कौन सा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, ध्यान देना, फोर्स के बारे में पूछ सकता है तो आपको रिपीट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जो मैंने बोला आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑफ आयोनिक प्रॉपर्टी। जैसे मॉलिक्यूल्स की बात कर लो सिंपल आप, तो यहाँ पे आपको सपोज ले रहे हो बेटा सोडियम, सोडियम है बेटा सपोज अटैच है आपका, ले लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक C10H8, जो भी आप ले सकते हो यहाँ पे रिपीट आप ले सकते हो। तो मतलब आपका देखो ये तो सोडियम आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी है ना मेटल और आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में, तो ये बेटा कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है जो डिफाइन कर रहा है आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जब कोवैलेंट है तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि बेटा आपका आयोनिक वाला पार्ट होगा नहीं, हालांकि यहाँ पे आपको पता है कि मेटल्स तो देखने को मिलेंगे, बट मेटल्स के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। तो वेकेंट ऑर्बिटल्स होने पे हम एक पॉइंट इसको लिखते हैं, कोवैलेंट को डिफाइन, आयोनिक यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे हम लिखते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। तो जो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हैं, अब नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर आप बेटा एस ब्लॉक के एलिमेंट को नहीं ले सकते, ये फिक्स है। एस ब्लॉक के अगर आपने एलिमेंट को ले लिया तो बनेगा आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बिकॉज एस ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी लो होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन कोवैलेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे शेयरिंग जैसी कुछ प्रॉपर्टी दिखेगी, तो मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो जाएगी। तो उस केस में आपके जो मेटल्स होंगे वो कोवैलेंट न करके वो आयोनिक करेंगे। तो हम ऐसे मेटल्स यूज़ करने वाले जो नॉन ट्रांजिशन हो, मतलब डी ब्लॉक से बिलोंग ना करते हो और एस प्लस एस ब्लॉक भी ना हो। तो मतलब हमारे पास मेटल्स जनरली मिलेंगे पी ब्लॉक वाले। तो पी ब्लॉक के अंदर जैसे बच्चों बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो AlCH3 थ्राइस, आपको पता है मैंने ये डिस्कस किया था बच्चों बोरोन फैमिली के अंदर, याद करो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपको ये जो दिखेगा, तो एल आपका एल्यूमिनियम है, इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एस ब्लॉक से भी नहीं है, डी से भी नहीं है, तो पी से। लेकिन पी के अंदर जो दिख रहा है बेटा वो कैसा है, मेटल प्रॉपर्टी होल्ड करता है एल्यूमिनियम, तो इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ में आ गया। अच्छा दूसरा रीजन समझो कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, कार्बन भी आपका पी ब्लॉक का है, तो फिर आपको पता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करेंगे तो बहुत अधिक देखने को नहीं मिलेगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत अधिक नहीं है तो आयनिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी आपका डिफाइन नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपका पूरी तरीके से नहीं हो सकता है, ना एल्यूमिनियम की तरफ ना ही कार्बन की तरफ, तो फिर आपका बनेगा कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी। जैसे नेक्स्ट एलिमेंट आप एग्जाम सिलिकॉन का ले सकते हो, तो सिलिकॉन के साथ ले लेते हैं सपोज CH3 या CCl4 होता है, लेते हैं सिलिकॉन के साथ CH3 4 ले लेते हैं, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बच्चों बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब यहाँ पे आपको ट्रांजिशन एलिमेंट, मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वहाँ जो डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी देखने को मिलती है, ये आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपका ऑर्गेनिक जो मतलब कार्बन कंटेंट जो आपके लिगेंड्स हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं टूवर्ड सेंट्रल मेटल एटम व्हिच इज बिलोंग फ्रॉम डी ब्लॉक, तो डेफिनेटली यहाँ से मिलेगा आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उस पर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के जो क्लासिफिकेशन टाइप्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे अब थोड़े सिंबॉलिक प्रॉपर्टी पे थोड़ा चलते हैं। तो सिंबॉलिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम लोग लिगेंड्स को एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अभी देखा होगा स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, तो समराइज़ कर लेते हैं फिर से एक बार आपके नॉलेज के लिए। हमारे पास पहली कैटेगरी थी आपकी नॉर्मल लिगेंड, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या बेटा बोला था, सेकेंड मैंने बोला था क्लासिकल लिगेंड, हम लिख सकते हैं और करके क्लासिकल लिगेंड। ठीक है, क्लासिकल लिगेंड। ठीक है, इसी की जो सेकेंड कैटेगरी थी उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड, मैंने शॉर्ट में लिखा है NCL, नॉन क्लासिकल लिगेंड। इसको हम लोग नेक्स्ट बेटा बोलते हैं पाई एक्सेप्टर्स। ठीक है, जो इसके नाम में ध्यान देना, इसको हम लोग यहाँ पे पाई बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी भी डिफाइन करता है, पाई बॉन्डिंग कंपाउंड भी बोलते हैं।
एज वेल एज हम लोग पाई एसिड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप समझो ध्यान से। अभी जो फर्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिग्मा डोनर भी बोला था, तो याद करो सिग्मा डोनर लिगेंड के नाम से भी हम लोगों ने इसे कॉल किया था। जहाँ पे पता है कि हमारा सेंट्रल मेटल एलिमेंट आपका सपोज Mn+ है, यहाँ पे लिगेंड आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, वो भी सिग्मा की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो यहाँ से आपको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है बेटा, उसको बोलेंगे हम सिग्मा डोनर कॉम्प्लेक्स लिगेंड बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हैं। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है, इन कैटेगरी की बात करें तो मैंने पार्ट किया था, दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड। फर्स्ट पार्ट आपका था, मैं इसको सिंबॉलिक करूंगा रिप्रेजेंट, कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम M है, उसके पास चार्ज सपोज Mn है। तो यहाँ पे लिगेंड क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो उसमें बच्चों क्या, सिग्मा, और जब इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, लिगेंड ले रहा है, तो वहाँ पे आपका पाई। समझ में आ रहा है? तो इस केस में इसको बोलते हैं सिग्मा कॉमा पाई कॉम्प्लेक्सिस, या फिर हम बोल सकते हैं सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? सेकेंड में कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से सेंट्रल मेटल एटम M, इसके पास चार्ज है N+, और यहाँ पे लिगेंड है। तो ये बेटा लिगेंड क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है तो भी पाई का फॉर्मेशन, जब ये लिगेंड लेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का एक्सेप्ट करेगा तो भी आपका पाई। तो यहाँ पे पाई का ही डोनेशन है, पाई का ही एक्सेप्टेंस है, तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट पाई कॉमा पाई कॉम्प्लेक्स। क्या इसको इस तरीके से हम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। जहाँ पे कुछ इसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को हम लोग एक बार देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। तो इसमें आपका से कार्बोनाइल हो गया, CO हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी इट इज़ ए कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपका NO+, ठीक है, नाइट्रोसोनियम की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज CN हो गया, नेक्स्ट इज आपका RCN हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आपका PF3 हो गया, नेक्स्ट इज ट्राईफिनाइल फॉस्फिन हो गया, PPH3। तो ये सब के सब जो कैटेगरी है वो आपकी सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर कैटेगरी के लिगेंड्स हैं, है ना। ये एग्जांपल्स की बात करेंगे मॉलिक्यूल्स में तो आपको बताएंगे। नेक्स्ट बेटा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, तो यहाँ पे जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, तो वो सब आते हैं बेटा पाई एक्सेप्टर पाई डोनर कैटेगरी में। ठीक है, तो लिगेंड्स एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। नेक्स्ट इसको हम लोग एथेरिन बोल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका C6H6 मतलब बेंजीन भी इसी कैटेगरी इलेक्ट्रॉन रिच है। एज वेल एज आप बेटा हम बात कर सकते हैं C5H5-। ठीक है, ये कुछ इस मतलब आप ये समझो कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो सबके सब इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पाई बॉन्ड है। तो पहले पाई का ही डोनेशन, फिर पाई का एक्सेप्टेंस होगा। तो इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो कंपाउंड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं और थोड़ा सा समझेंगे। तो एक बारी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो और भी स्पेसिफिक कंपाउंड आप ले सकते हो, पाई डोनर कॉमा पाई एक्सेप्टर्स को लेके, ठीक है ना। तो ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं 5 कार्बन का रिंग इस तरीके से, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो रेजोनेंस यहाँ पे करेगा, आपको दिख रहा है ये नेगेटिव यहाँ मूव करेगा तो ये पाई को पुश पाई यहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे, फिर नेगेटिव मूव करेगा तो ये पाई को पुश यहाँ करेगा तो नेगेटिव यहाँ पे। तो यहाँ पे रेजोनेंस काम कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड लाइक इस तरीके से। इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड अगर बनाना होगा तो बेटा यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जो पूरा मूव कर रहा है आपके रिंग के अंदर, तो नेगेटिव यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपका जो नाम है वो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड साइक्लो पेंटा, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो पेंटा डाई इन आयल, ठीक है, पेंटा साइक्लो पेंटा डाई इन आयल इसको हम बोल सकते हैं। ये फिर एग्जांपल और ले लो बेटा, आप CH2 एलाइल की बात कर रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2-। यहाँ भी रेजोनेंस होगा, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा तो ये पाई को पुश कर देगा, तो पाई का मोमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा वो कैसे बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, नेगेटिव का मूवमेंट हो रहा है तो मतलब डैश डैश करके हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्लियर हो रहा होगा आपको, इट इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अभी सीन कुछ ऐसा है कि अगर आपका जहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, अगर यहाँ पे एक बैलेंसी क्रिएट हो जाएगी तो ऑब्वियसली बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलाइल। क्या बोल सकते हैं, एलाइल। तो एलाइल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं
कि जहाँ नेगेटिव है वो तो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन व्हेन अटैच्ड विद sp2 कार्बन एटम, डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 कार्बन एटम, बिकॉज इट इज sp2, इट इज sp2। मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से बता रहा हूँ तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये sp2 है बच्चों ना, ये इट इज sp2 कार्बन, और इसके साथ बच्चों डायरेक्टली अटैच क्या है, ये आपका sp3 कार्बन लिखा है मैंने ऊपर sp3 कार्बन। तो sp3 कार्बन व्हेन अटैच्ड, व्हेन डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 कार्बन, तो sp3 कार्बन को हम बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल कार्बन। ठीक है, तो दिस कंप्लीट स्पीसीज कॉल्ड एलाइलिक। अगर यहीं पे sp3 कार्बन अगर आपके बेंजीन रिंग का पार्ट है, ध्यान दो, अगर sp3 कार्बन इफ इट इज ए पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, और आपको पता है कि जो sp3 कार्बन है वो तो बच्चों आपका रिंग के बाहर है, लेकिन जो रिंग का कार्बन है वो तो sp2 है। तो यहाँ भी सीन को सेम बन रहा है कि भाई sp3 से sp2, यहाँ भी sp3 से sp2, बट sp3 को वाले को मैंने एलाइल बोला था, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? इस sp3 वाले क्या इसको भी एलाइल बोलेंगे? नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक कार्बन। समझ में आ रहा है? लेकिन जो डेफिनेशन लव है एक जैसी है, बट वहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि sp3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 कार्बन, बट sp2 कार्बन इज ए पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, तो दैट्स वाई sp3 कार्बन को हम बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। समझ में आ गया? क्लियर है? अभी देखो, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आपका जो बॉन्डिंग है वो आपकी होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है M, इसके पास चार्ज है N+। ध्यान देना, एक बारी में समझ में आ जाएगा। तो जो सेंट्रल मेटल एटम आपका ऑब्वियसली डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। जब ये आपका एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो आपको पता है कि हमारे पास जो डी सबसेल होता है उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चों? तो आंसर होगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 10 का मतलब हम जब फिलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जहाँ पे हम ऑर्बिटल्स को लेके आते हैं तो आपको एक तो दिखता है डी एक्स बाई, नेक्स्ट दिखता है डी बाई जेड, नेक्स्ट दिखता है जी डी एक्स जेड या जेड एक्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ से दिखेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसको हम डैश भी करके बोलते हैं, माइनस भी करके बोलते हैं, सीधा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डी जेड स्क्वायर। इसमें से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो नीचे वाले दो ऑर्बिटल्स मैंने लिखे हैं, ये दोनों के दोनों बच्चे होते हैं एक्सियल। कैसे होते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल्स। और ऊपर वाले जो तीन है एक्स बाई जेड और एक्स जेड, ये होती हैं बच्चों नॉन एक्सियल। कैसे होते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्यों? आपको पता है अगर डी एक्स वाई का बनाओगे स्ट्रक्चर तो कैसे मिलता है? ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये आपका जो लोब्स है ना इनका, वो बीच में आता है, जो आपके जो एक्सिस है उनके बीच में आता है। ऐसे बाई जेड बनेगा, इधर आप एक तरफ बाई ले लो, यहाँ पे जेड ले लो, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको इंटरमीडिएटरी देखने को मिल रहा है ना भाई, बीच में देखने को मिल रहा है ना आपको जो लोब्स इनके ऑर्बिटल, जैसे एक्स जेड की एक्स यहाँ पे जेड यहाँ पे, तो ये भी इस तरीके से मिलेगा। तो ये सब के सब क्या है? नॉन एक्सियल है। बट डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की बात करोगे तो वो आपका एक्सियल है, और डी जेड स्क्वायर वो भी आपका एक्सियल है। समझ में आ रहा है? ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया इनके स्ट्रक्चर, तो आपको रिवाइज में करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे किस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस, तो सबसे पहले हम जो एग्जांपल्स लेंगे सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस, जहां बच्चों सिग्मा का क्या हो रहा है? सिग्मा का बेटा डोनेशन हो रहा है और पाई का एक्सेप्टेंस हो रहा है। तो देखेंगे क्या आपका कैसे कंपाउंड्स यहाँ पे आने वाले एग्जांपल्स मैंने लिए थे, तो वहाँ से हम ले लेंगे कि लिगेंड जब पर सॉल्व करते हैं। तो ये एम हो गया, इसके पास n+ चार्ज है, और इसके ऑर्बिटल्स को बेटा हम बना लेते हैं 1 2 सेकेंड लोब्स 3 एंड 4, नाउ दिस इज 5। ध्यान दो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सपोज आपका कम से कम, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, एक ऑर्बिटल का खाली होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मान लेते हैं कि ये जो मैंने कलर्ड किए हैं, क्रॉस किए हैं, ये सब के सब आप क्या है? फुली फिल्ड है। तो ये वाला कैसा है बच्चों? वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो बॉन्डिंग के चांस ही नहीं है। अब सामने एक लिगेंड ले लेते हैं बेटा, सपोज हम यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड O, एक इसके पास इधर लोन पेयर होगा, कार्बन पे इधर लोन पेयर होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और इधर से मूवमेंट होगा कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ। ये हो गया आपका यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO मैंने ले लिया, ये आपका लिगेंड के तरीके से काम करेगा। अभी जो कार्बन है वो अपने लोन पेयर्स को यहाँ से यहाँ मूव करा रहा है। समझ में आ रहा है आपको?
तो यहाँ पे एक दिख रहा होगा कि कार्बन का जो लूप्स है ऑर्बिटल का, और जो आपके सेंट्रल मेटल एटम का जो लूप्स है, वो कुछ आपको कैसे दिख रहा है बच्चों, हेड टू हेड दिख रहा है। देखो इसका लूप्स इधर से आ रहा है, इसका लूप्स इधर से आएगा, तो ये क्या है, ये हेड टू हेड कोलाइजन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये किसका है बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम का लूप है, और ये किसका लूप है, आपके कार्बन का है। तो हेड टू हेड कोलाइजन से क्या होता है, सिग्मा बनता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी आपको दिख रही कि नहीं दिख रही है? अरे प्रॉपर दिख रही है, ये तो समझ में आ गया, समझ में क्लियर है। अच्छा, अभी नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पे ये आने वाली है कि सर सिग्मा का तो डोनेशन समझ में आ गया, लेकिन पाई का यहाँ पे मूवमेंट कैसे हो। अब पाई क्या है, पाई का एक्सेप्टेंस करेगा, तो ये आपके सामने लिगेंड है CO, तो ये पाई का एक्सेप्टेंस कैसे करेगा, क्वेश्चंस यहाँ से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मैं देखो नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मॉलिक्यूल्स को एक बारी मैं फिर से ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे MN, यहाँ पे ये लिगेंड्स आपके हम फील्ड कर देंगे, एक वेकेंट कर देंगे। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से हो रहा है। एक आपका लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ था ना, वो मैंने रिप्रेजेंट किया था हेड टू हेड कोलाजन, आपको दिख रहा है यहाँ से। तो ये सिग्मा की प्रॉपर्टी आ गई है। अभी पाई की प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है। एक बच्चों आता है लूमो, और एक आता है आपका होमो। तो लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड, लोएस्ट या लोअर भी बहुत जगह लिखा होता है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और होमो का मतलब होता है हायर, या फिर बच्चों आपका हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये अनऑक्युपाइड है, UO का मतलब यहाँ पे ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो पहले समझ लेंगे इसका एक्चुअली मीन क्या है। तो पहले हम ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चों में लेने वाला हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थोड़े से कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू MOT, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी गिवन स्पीसीज़ का, तो वहाँ पे दो रूल्स होते हैं कि भाई जो गिवन स्पीसीज है, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितना होने चाहिए, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आपके 14 या 14 से कम होने चाहिए। ये फर्स्ट टाइप में हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं गिवन स्पीसीज़ का। और सेकेंड कैटेगरी में आपका MOT ये कहता है कि हम दूसरे तरीके से ऐसे करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी स्पीसीज के 14 से अधिक हैं, तो हम फिर सेकेंड टाइप से करते हैं इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो दो ही इसमें टाइप हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप काउंट करो तो बेटा यहाँ पे इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लगभग बेटा ये मैच कर रहा है N2 के तरीके से। कोई N2 के पास भी 14 होते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू MOT थ्योरी। तो MOT कोडिंग बच्चों यहाँ पे क्या क्या आता है, तो आपको पता है बॉन्डिंग भी आता है, एंटी बॉन्डिंग भी आता है। एंटी बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग के जो ऑर्बिटल से बच्चों उसको हम क्या करते हैं, एस्ट्रिक्स या स्टार से करते हैं रिप्रेजेंट। अरे बात समझ में आ रही है? अब जो ध्यान दो, ये तो बच्चों रहेगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो विदाउट एस्ट्रिक्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर समझेंगे कैसे। तो भाई बॉन्डिंग का मतलब ये है कि जहां बच्चों आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान दो, जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों वेव फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेव फंक्शन का जब आपका एडिशन, बेटा ध्यान दो, वेव फंक्शन का जब एडिशन हो या फिर कंस्ट्रक्टिव, वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हम बात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव आपका एडिशन होना चाहिए। तो वहाँ पे आपका बेटा जनरेट होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी बेटा काफ़ी कम हो जाती है प्योर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। सिंपल ऐसे समझो कि जब दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर बॉन्डिंग आपका जनरेट होगा, एडिशन होगा ऑर्बिटल्स के बीच में, तो वहाँ पे आपके जो बॉन्डिंग जो रिजल्ट बनेगा दो प्योर ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद, उसकी एनर्जी कम होगी। एंटी बॉन्डिंग में क्या होती है, एनर्जी बढ़ जाती है। हमारे पास दो प्योर ऑर्बिटल उनको कंबाइन मैंने किया, तो कंबाइन करने के लिए बेटा एडिशन नहीं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहता है, तो उसकी वजह से बेटा फिर यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट जो ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कॉम्बिनेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन होने के बाद, आपका सब्ट्रैक्शन होने के बाद, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के बाद, वहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ABO की एनर्जी जो होती है हमेशा अधिक होती है प्योर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। समझ में आ गया? तो बस 40 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं, ध्यान देते हैं। तो जरा मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो बच्चों बताओ पहले क्या आएगा, सिग्मा 1s आएगा,
नेक्स्ट का एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा, तो सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट बच्चों आ जाएगा तो पाई 2px, इसकी एनर्जी इक्वल होती है पाई 2p के। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद आता है सिग्मा 2pz, इसके बाद आपका आएगा पाई स्टार 2px, कोई एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे आएगा पाई स्टार 2p। भाई हम बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स 14 फिल करे जाएंगे तो उसके लिए यही रूल्स फॉलो करते हैं। बाकी मैं केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। नेक्स्ट आएगा आपका 2pz कि किस तरीके से हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू एमओटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो हो गया बच्चों ये। अब इलेक्ट्रॉन्स की भरने की बारी आएगी, तो फिलिंग कर देते हैं। एस के पास 2 ही जाते हैं, 2 2 2 एंड 2, कितने हो गए बच्चों? 8 हो गए। ठीक है, 8 हो गए ना। तो अभी यहाँ पे 2 इधर आ जाएंगे, 2 इसके पास आ जाएंगे। ठीक, तो चेक करो जरा कितना हुआ। ये हो गया 8 9 10 11 12 और आपका ये 2 यहाँ पे। तो यहाँ तो अब एनर्जी का बेटा पैटर्न ये बन जाएगा। ठीक है ना, एनर्जी का पैटर्न कुछ इस तरीके से, इन दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाती है और ये कुछ इस यहाँ पे इनकी एनर्जी इक्वल है। तो देखो ये दोनों जो दिख रहे हैं ना, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p, इसमें से जो पाई स्टार 2px है बच्चों, ये क्या है? ये होमो है, लूमो है? तो समझो इसमें लिखा है आपका, ध्यान दो, इसमें लिखा है लूमो। लूमो का मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाने बंद हो गए भाई? पाई स्टार 2px में जाने बंद हो गए ना। सिग्मा 2p तक तो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो जो पाई स्टार 2px होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लूमो। क्या बोलेंगे? लूमो। भाई लोवेस्ट अनऑक्युपाइड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गए ही नहीं है, इसलिए आपका अनऑक्युपाइड हो गया है। ठीक है, और होमो की बात कर हाईएस्ट ऑक्युपाइड, तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड में जाएगा फिर ये वाला। भाई लास्ट में जो जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है इलेक्ट्रॉन जहाँ तक गए हैं लास्ट में, वो हो जाएगा आपका होमो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बस इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारा लिगेंड है उस लिगेंड में आपको जो वेकेंट ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं? लूमो वाले, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p, ये आपका वेकेंट है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो कार्बन है उसके पास हम लोब्स को क्रिएट कर सकते हैं जो वेकेंट वाले हैं। अब वेकेंट वाले कौन कौन से हैं बच्चों? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p और आपका सिग्मा 2p, सब आपके। तो यहाँ पे लोब्स में क्रिएट कर देता हूँ इस तरीके से। ध्यान दो, ये आपके वेकेंट लोब हो गए, यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये वाले तो बच्चों कैसे थे? आपके फुली फील्ड थे डी के पास, याद करो ये तो फुली फील्ड थे आपके। तो जो फुली फील्ड थे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देंगे इन वेकेंट में। जो वेकेंट वाले कैसे हैं बच्चों? लूमो। तो ये आप पे कैसे हैं? LUMO, ये लूमो है, लूमो ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाएगा क्योंकि वेकेंट है कार्बन CO के। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो आपकी ओवरलैपिंग होगी बच्चों वो कैसी होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या बनना है बच्चों? पाई बॉन्ड। क्या आपको मेरी बात समझ? यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव कर जाएंगे साइड वाइज और यहाँ पे ये ओवरलैपिंग। तो फिर यहाँ से जनरेट होगा आपका पाई बॉन्ड। तो देखो सिग्मा का डोनेशन हो गया और पाई का एक्सेप्टेंस हो गया। और ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन ये भी है कि सर यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपके सेंट्रल मेटल एटम डी था उसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? तो मेरा आंसर होगा बच्चों DX बाई, D बाई Z और DXZ या ZX, ये करते हैं इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट। DX बाई, D बाई Z एंड DZX। ठीक है ना, ये करते हैं आपके पार्टिसिपेट इन द इंटरेक्शन। ठीक है, विद द लिगेंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल कार्बोनाइल्स को लेके एक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि डी इलेक्ट्रॉन्स का जो डोनेशन है वो ईजिली हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारी 3D सीरीज़ है उसको लेके सीक्वेंस क्या बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एलिमेंट्स मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, और भी आप यहाँ पे ले सकते हो लास्ट तक, जिंक तक। तो यहाँ पे आपको ये पता चलना चाहिए कि मेटल कार्बोनाइल जब भी आपके यहाँ पे जनरेट होंगे, बेटा COC में अटैच कर रहा था ना, तो मेटल कार्बोनाइल जो आपका बॉन्ड फॉर्म होगा उसमें डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम डी से आपके CO की तरफ, वो आपका मैक्सिमम कहाँ पे होगा, कहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगा। तो जब डोनेशन की हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर लेते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके देने की पावर भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस बनना चाहिए। भाई आप इधर से इधर मूव करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है
वो जो कहाँ पे अधिक मिलती है, ऑब्वियसली बेटा जो आपकी निकल एंड लास्ट आपकी जिंक तक, तो यहाँ पे डोनेशन की पावर मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन पावर आपकी कहाँ पे मैक्सिमम डिफाइन करी जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर मैक्सिमम हो जाएगी तो बच्चों वहाँ पे जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कैसी हो जाएगी, वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी, मैक्सिमम। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहाँ मिलेगा बच्चों, 3D के लास्ट में समथिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पे ये होता है, ध्यान दो कि सेंट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मूव किए हैं आपके लिगेंड्स की तरफ, ठीक है ना। पहले तो यहाँ से मूवमेंट हुआ ये सिग्मा, यहाँ से मूवमेंट हुआ ये पाई। तो एक क्वेश्चन होता है सिनर्जिक क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ सिनर्जिक। तो सिनर्जिक को हम करते हैं डिफाइन। सिनर्जिक का पहले इंग्लिश मीनिंग क्या है, सिनर्जिक का इंग्लिश मीनिंग होता है वर्किंग टुगेदर टुवार्ड्स सेम गोल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्किंग टुगेदर, ठीक है, टुवार्ड्स सेम गोल, मतलब साथ साथ काम करना सेम गोल की तरफ। तो मतलब क्या किया है कि लिगेंड ने पहले इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, ठीक है भाई, इसको स्टेबल होने के लिए, इसने इसको डोनेट फिर कर दिए। तो देखो डोनेशन दोनों साइड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, एक दे रहा है एक ले रहा है। फिर वो देखो इसने इसको दिए, फिर उसने लिए भी इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब गोल तो सेम है ना, स्टेबिलिटी वाला गोल, और लेकिन यहाँ पे काम दोनों साथ साथ कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज को सिनर्जिक इफेक्ट, इसी को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बच्चों। ओके, तो बॉन्डिंग में आपको समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के पीछे रीजन, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स की तरफ, है सेकेंड टाइप की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे पाई का ही डोनेशन होगा, पाई आपका डोनर एंड पाई ही बच्चों क्या होगा, एक्सेप्टर, ठीक है, ध्यान दो। तो ऐसे लिगेंड्स मैंने बोले बेटा बोले थे हाइड्रोकार्बन्स, याद है आपको, हाइड्रोकार्बन्स जिनके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो सपोज क्या कर लेते हैं, हमारे पास एक डी एलिमेंट डी ऑर्डर्स का एक मेटल एलिमेंट प्रेजेंट है Mn+, इसके पास बेटा इस तरीके से आपके ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, जहाँ पे मैं एटलीस्ट 1 को बेटा मैं बेकेंट रखता हूँ, बाकी को मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया बेकेंट ऑर्बिटल। इसके सामने आपका प्रेजेंट है लाइक कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे प्रोसेस समझो, इनके पास प्रेजेंट है पाई बॉन्ड, देखो ये पाई बॉन्ड आपका इसके पास प्रेजेंट है एल्किन के पास। तो ये बेटा कैसे है आपका पाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ध्यान दो पाई जो है वो आपका कैसा होगा, BMO होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ से अब इस पाई का मूवमेंट इस तरफ होना। अभी ये समझो आप कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे ये जो पाई का फॉर्मेशन हुआ था कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि इसकी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें आपकी साइड बाई ओवरलैपिंग हो जाती है, तो पाई का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है ऑलरेडी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पीछे जो रीजन है वो समझ लो आप भाई, सिग्मा तो आपका हेड टू हेड से बन जाएगा ना, यहाँ पे नीचे समझो आप, कार्बन के साथ जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी पी के बीच में, तो यहाँ से सिग्मा बन जाएगा। और जब पाई की बात करते हैं तो पाई बच्चों ऊपर से यहाँ से इंट्रैक्शन से बनता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो यहाँ तो बच्चों सिग्मा बन गया है और ये आपका पाई बन गया है। तभी तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपका जनरेट होता है, जहाँ पे होता है बेटा स्ट्रक्चरल रोटेशन होता है, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आपके आइसोमर्स क्रिएट होते हैं, सेसो ट्रांस। अच्छा नीचे समझो आप, तो अब होगा क्या कि ये पाई तो बेटा यहाँ से आसानी से मूव कर गया इसके साथ, ये तो फिक्स हो गया। अभी ऊपर से क्या होगा, तो ऊपर भी तो बच्चों वही प्रोसेस होने वाला है, एक आपका ऑर्बिटल से यहाँ पे ये इस तरीके से होगा, तो यहाँ से बेटा क्या होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, यहाँ से भी ये साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये भी तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखो कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम टू लिगेंड। तो यहाँ से बेटा पाई, अब लिगेंड ने जब पाई किया था तो इसने भी पाई बेटा कर रहा है, क्योंकि आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा, पाई और पाई दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे क्लियर हो गया ना। अच्छा, तो जब ये आपके सेंट्रल मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लिगेंड, तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट आपका यही होता है जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग भी यहाँ पे क्रिएट होती है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आ गया, दोनों क्लियर हो गए। एग्जाम्पल्स आएंगे तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ हमारे जो स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है लिगेंड्स को लेकर, ठीक है। तो हम लेते हैं बेटा सबसे पहले लिगेंड C2H4,
ठीक है, तो ध्यान दो इसका स्ट्रक्चर बच्चों क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले बात है इसकी डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी बच्चों कितनी होगी, 1, क्योंकि एक ही बेटा यहाँ से मूवमेंट कर रहा है, आपका जो पाई था वही तो मूव करेगा, डेंसिटी इज 1। अभी इसके नॉमेनक्लेचर की हम लोग बात करेंगे, मतलब आयोपेक सिस्टम की बात करेंगे, तो इसका आयोपेक आपका नेम क्या बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे एक रहता है ईटा करके आपका, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद इसका आपका नाम लिखा जाएगा। भाई 2 कार्बन है तो आपका आ जाएगा एथाइलिन। ठीक है, ETH/LEN। अभी ये जो ईटा है इसके ऊपर बच्चों क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो जो एक नंबर आता है वो नंबर होता है नंबर ऑफ कार्बन्स को लेके। भाई ये दो कार्बन से पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों आपके बॉन्ड के अंदर, ठीक है ना, लिगेंड्स के साथ, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2। बस ये इसका आपका नाम हो जाएगा, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं सेकेंड, लाइक C4H4। देखो इसका स्ट्रक्चर ये इस तरीके से बच्चों बना साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इसमें इसकी डेंसिटी कितनी बच्चों हो जाएगी, तो आपकी डेंसिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4, भाई जब आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो उसमें 2 ही तो बेटा पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो डेंसिटी तो इसकी 2 ही हो जाएगी, ठीक है ना। एक यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, आंसर इज 2। डेंसिटी इसकी 2, पर डेंसिटी कितनी थी आपकी 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही पाई था वो पार्टिसिपेट कर रहा था। अभी यहाँ से इसका नाम कैसे लिखा हुआ, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 4, तो ईटक पावर कितना बेटा 4 हो जाएगा। बाकी साइक्लिक है तो आपका साइक्लोबर्ड आ जाएगा प्रीफिक्स में, और बाकी आपका हो जाएगा जैसे आयोपेक में करते हैं ब्यूटा डाईइन। बेटा ब्यूटा मैंने ए लगाया ना, ए का मतलब 2 डबल बॉन्ड आपके कंटिन्यूस प्रेजेंट, तो आपका ब्यूटा हो जाएगा। बाकी डाईइन 2 डबल बॉन्ड है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करें तो C3H6, इसके लिगेंड का नाम क्या होगा, देखेंगे बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो बेटा एक कार्बन यहाँ से हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, तो इसकी डेंसिटी तो बच्चों 1 है क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। बाकी इसका नाम कैसे होगा, भाई 2 कार्बन पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपका देखो ईटा की पावर कितना, ये हो जाएगा आपका कितना 2 या 3, 2 होना चाहिए। क्यों भाई, ये जो डबल बॉन्ड 2 ही कार्बन के बीच में ना 1 2, तो ये वाला थोड़ी आपका ऐड किया जाएगा, तो ईटा की पावर 2 और डैश करके हो जाएगा आपका 3 कार्बन है, तो आपका हो जाएगा प्रोपाइलिन। ठीक है, प्रोपाइलिन। और इसी तरीके से मैं नेक्स्ट लिगेंड ले रहा हूँ, लाइक C3H5 नेगेटिव, इसको ना लेते हैं, तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ से डबल बॉन्ड CH2 एंड आपका CH2 माइनस। ठीक, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो आपको पता है कि यहाँ से जो नेगेटिव का मूवमेंट करेगा, तो यहाँ से आपको पता है पाई, वैसे एलाइल वाली पोजीशन आपको दिख रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आपका ईटा की पावर कितनी, ईटा की पावर 1 2 3। मतलब समझो आप कि जो नेगेटिव अगर यहाँ से जाएगा तो ये पाई यहाँ भी चला जाएगा, तो मतलब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। बात समझो आप ध्यान से, तो एक तो डेंसिटी आपके यहाँ से क्रिएट होगी, एक डेंसिटी आपके यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, समझ में आ रही है। 2, एक पहले से वो नेगेटिव था, अरे क्लियर हो रहा है क्या, है ना, तो यहाँ पे ये तो आप एक सिग्मा में डिफाइन कर जाएगा, और ये जो नेगेटिव वाला होगा पहले से ये पाई में चला जाएगा। और जब ये रेजोनेंस करेगा, देखो पहले सीन क्या है, पहले तो ये नेगेटिव मूव कर जाएगा, है ना, और जो सिग्मा करेगा रिप्रेजेंट, लेकिन जब रेजोनेंस कर जाएगा तो फिर आपकी पोजीशन 2 आपकी और क्रिएट हो जाएंगे। भाई पहले से 2 3 2 और नहीं क्रिएट हो चुके हैं आफ्टर रेजोनेंस, तो आपको पता है ना 2 पाई, पाई कॉमा पाई, तो मतलब आपका टोटल कितना हो जाएगा, 2 पहले थी 2 बाद में हो गई ना आफ्टर रेजोनेंस, तो 4 हो गया, तो ईटा की पावर 4 आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे आ जाएगा LIL। ईटा की पावर 4 समझ में आया कि नहीं आया, पहले समझो 2 थी आपकी, एक पाई के साथ थी एक नेगेटिव के साथ थी, जब रेजोनेंस कर गया तो फिर आपके 2 और नहीं क्रिएट हो जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 4, तो ईटा की पावर कितना हो गया 4, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे ध्यान देना 5th C4H6, इसको समझो, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा आपका CH2। बैलेंसी सेटिस्फाइड है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी डेंसिटी वो जो 2 ही होगी, रेजोनेंस कर जाएगा, ठीक है, लेकिन डेंसिटी तो आपको 2 ही दिख रही है, एक पाई, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 2। बट इसका आपका नेम में जो क्या होगा, तो ईटा की पावर बताओ कितना होगा, कोई रेजोनेंस भी करेगा ना, पहले समझो कितना है, वो तो ठीक है नेगेटिव नहीं है ना, छोड़ दो आप, ये सिमेट्रिकल है। तो देखो एक कार्बन 2 कार्बन डबल बंदूक के समय में 1 2 3 4
चारों बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ईटा की पावर 4 और बाकी हो जाएगा आपका कंटिन्यूस है तो ब्यूटा हो जाएगा और डाईइन हो जाएगा, ब्यूटा डाईइन, ठीक है ना, ये चारों कार्बन आ जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेंजीन में, C6H6 बेंजीन की बात कर लो, इसका स्ट्रक्चर आपको पहले से ही पता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इसमें आपको कितनी बड़ा डेंसिटी कितनी 3 हो जाएगी, ठीक है, 1 2 3 3 आपकी डेंसिटी होगी इसकी। इसमें तो एक यहाँ से हुआ ना, एक यहाँ से हुआ, इसमें 3 डेंसिटी 1 2 3, इसमें बेटा एडिटिव पावर कितनी 6/6 कार्बन और बाकी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेवेंथ जो इम्पोर्टेंट उसी की बात कर रहे हैं, C5H5 माइनस एनायन है, तो इसमें आपको पता है रेजोनेंस होने वाला है डेफिनेटली, ये पाई पाई ये नेगेटिव, ये नेगेटिव बेटा रेजोनेंस कर जाएगा, ये पाई यहाँ है नेगेटिव यहाँ पाई यहाँ, तो नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे तो पाई ऊपर, समझ में आ रहा है। तो रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस करने के बाद यहाँ पे आपका जो नेगेटिव का मूवमेंट है ना बच्चों, वो इस तरीके से हो गया, ये आपके बीच में नेगेटिव कर दिया रिपेंट, पूरा मूवमेंट हो गया। तो यहाँ से आपका जो लॉन पियर्स वाला है ना नेगेटिव वाला, वो तो बच्चों सिग्मा डिफाइन कर देगा, बाकी आपको 3 जगह से आपको पाई देखने को मिल जाएगा। अरे भाई जब नेगेटिव मूव करेगा तो नेगेटिव रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट करता है तो पाई बनाता है कि नहीं बनाता है, नेगेटिव पाई बनाएगा, तो 3 पाई हो जाएंगे, एक आपका सिग्मा हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है, ठीक है। ऊपर तो आपको जो आपका नेगेटिव वाला है उसे तो सिग्मा दिख जाएगा ना, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी बच्चों, एक तो नेगेटिव की वजह से और फिर पाई क्रिएट करे जाएंगे, तो टोटल डेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 3 + 1 मतलब 4, और यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, नाम इसका हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो पाई तो बेटा नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, तो पांचों कार्बन मतलब ईटा की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा हैपन करके साइक्लो पेंटा डाईइन करके, ठीक है, ये इसका आपका नाम हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।